नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ जीएसटी R9 की टेबल नंबर 8 जो आईटीसी से रिलेटेड है और बहुत कंफ्यूज करने वाली टेबल है। तो आइए टेबल नंबर 8 को हम ओपन करते हैं। हमने कर दिया ओपन। यहां पर सबसे पहले कॉलम आपको दिख रहा है टेबल 8 का कॉलम ए, आईटीसी एज पर GSTR2B। तो यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आपको शो होगा। यहां पर हमें यह समझना है कि यहां पर कौन सी आईटी रिफ्लेक्ट होगी। बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, एडजस्टमेंट होकर ही यहां आएगा। उस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का हम GSTR9 फाइल कर रहे हैं और GSTR2B में 24-25 के 2B में हमारी टोटल आईटीसी 12 लाख आ रही है। ठीक है, लेकिन GSTR9 की टेबल 8A में कितना आईटीसी आएगा, इसका एडजस्टमेंट होकर आएगा। अब मान लीजिए कोई हमारे पास इनवॉइस थी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनवॉइस थी, 24-25 की आईटीसी थी, लेकिन हमारे सप्लायर ने 24-25 में अपना GSTR1 नहीं फाइल किया, तो हम 24-25 में उस आईटीसी को नहीं क्लेम कर पाए, वो हमारे GSTR2B में नहीं आया। ठीक है, लेकिन हमारे सप्लायर ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपना GSTR1 फाइल करता है, तो आईटीसी क्लेम करने की हमारी टाइम लिमिट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक। तो अप्रैल 2024 के पीरियड से लेकर अक्टूबर 2025 के पीरियड तक, मान लीजिए हमारे सप्लायर ने अभी जो अक्टूबर का अपना GSTR1 11 नवंबर तक फाइल करता है, 11 नवंबर तक फाइल कर दिया और 14 नवंबर को हमारा GSTR2B जनरेट हो गया। वो आईटीसी हमारे 2B में रिफ्लेक्ट हो गई और फिर हम उस आईटीसी को क्लेम कर लेते हैं अपने GSTR3B में। हमने क्लेम कब किया? 25-26 में। आईटी इनवॉइस कब की थी? 24-25 की। और वह इनवॉइस आई कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 25-26 के GSTR2B में आया। लेकिन अब ये आईटीसी हमारा जो टेबल 8A होगा, उस टेबल में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे 24-25 में 12 लाख आया, तो ये 3 लाख का अभी जो 14 नवंबर को हमारा GSTR2B जनरेट हुआ और इसमें 24-25 की इनवॉइस थी, वो आईटीसी हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जो 24-25 का 2B जनरेट हुआ, जो 12 लाख दिख रहा है, इसमें यह भी हो सकता है कि 24-25 के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कोई इनवॉइस हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसे 23-24 की इनवॉइस थी, सप्लायर ने अपना GSTR1 फाइल किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो 24-25 के फाइनेंशियल की GSTR2B में आया। टाइम पीरियड ध्यान देना, अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024। लेकिन आईटीसी कब की थी? 23-24 की। तो ये आईटीसी इस 24-25 में जो 2B जनरेट हुआ 12 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो जो टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से, जैसे हमने एग्जांपल देखा 12 लाख, इसमें ऐड हो गया 3 लाख और माइनस हो गया 2 लाख, जो कि 23-24 की इनवॉइस थी, जो 24-25 के GSTR2B में आया। अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के पीरियड का वह माइनस हो गया। तो नेट हमारा टेबल 8A में 13 लाख आया। किस तरीके से आया, इस चीज को हमने कोशिश किया बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा टेक्निक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 24-25 में 12 लाख आया, 3 लाख ऐड हो गया और ये 2 लाख माइनस हो गया, 13 लाख आया। इस तरीके से हमारा टेबल 8A में आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल एडजस्टमेंट होके आ रहा है। ओके, अब यहां पर आपका कॉलम बी है। कॉलम बी में दिखा रहा है आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B। तो हमने इससे पहले 6B को देखा था। तो 6B में हमने क्या दिखाया था कि जो 24-25 के करंट फाइनेंशियल में जो जितनी आईटीसी हमने 3B में क्लेम किया नेट आईटीसी, वो आईटीसी टेबल नंबर 6 से यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। और इसके बाद कॉलम आप आ गया सी में कौन सा अमाउंट दिखाना है। अब मान लीजिए 24-25 की ही आईटीसी थी और वह इनवॉइस 24-25 के GSTR2B में भी आ गया था
और यहाँ पर टेबल 8A में वह अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हमने उसको क्लेम किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के GSTR 3B में, तो उस ITC को हमें C में दिखा देना है और इसके साथ उसको टेबल नंबर 13 में भी दिखा देना है। उसके बाद आपका कॉलम डी में आ जाएगा डिफरेंस A माइनस B प्लस C। कैसे? A में आ गया 2B के हिसाब से, और आपने 3B में कितना क्लेम किया, 6B में जो दिखाया यहाँ आ गया, और आपने C में दिखा दिया जो आपने 25-26 में क्लेम किया, तो इसका एडजस्टमेंट होकर यहाँ D में आ जाएगा। सही तरीके से आपने पूरा वर्किंग के साथ यहाँ डाटा एंट्री करेंगे तो हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई डिफरेंस आएगा भी तो उसका जेन्युइन रीजन होगा, आपने पूरी वर्किंग किया होगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, इस तरीके से हो गया। और इसके बाद यहाँ पर ये ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ऐसी कोई ITC है तो यहाँ शो कर दो। ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल यहाँ पर शो कर दो। मेन पॉइंट G, यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है? IGST paid on import of goods including supplies from SEZ, या आपने SEZ से सप्लाई लिया हो या इंपोर्ट किया हो। ओके, आपने इंपोर्ट करते हो तो उस पर IGST पेमेंट करते हैं, उसको हम क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर जी में वह अमाउंट दिखा देना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने कितना IGST पेमेंट किया है, किस पे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, या इनवार्ड सप्लाई SEZ से है, आपको यहाँ बिल्कुल जी में दिखा देना है। यहाँ पर क्लेम कितना किया है उस पर भी मत जाओ, आपने कितना पे किया है जी में दिखा दो। ओके, और H में ऑटो पॉपुलेटेड ITC, कहां से? कि हमने जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे ITC क्लेम कर लिया है 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में, हमने टेबल नंबर 6 कॉलम E में दिखाया है, तो वहां से टेबल नंबर 6 कॉलम E से ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद फिर एक नया कॉलम H1, ये क्या कहता है? IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जी में दिखा दिया कि 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना IGST पेड किया, और जो 3B में क्लेम कर लिया वह 6E से यहाँ आ गया। लेकिन अगर ऐसा कोई ITC है, जैसे एग्जाम्पल हमने फाइनेंशियल ईयर के 24-25 में 30 मार्च को अपना कोई गुड्स इंपोर्ट किया था, तो उस पर कस्टम ड्यूटी और IGST 30 मार्च को पेमेंट कर दिया। पेमेंट तो हमने 30 मार्च कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पेमेंट कर दिया, तो हमारा वो जी का पार्ट बन गया, क्योंकि हमने IGST पेमेंट कर दिया है 24-25 में 30 मार्च को। अब होता क्या, प्रोसेस होता है कस्टम का, आउट ऑफ चार्ज होता है जिसको हम OC बोलते हैं। मान लीजिए आउट ऑफ चार्ज नहीं हुआ, पेमेंट तो कर दिया, अब 30-31 तारीख में आउट ऑफ चार्ज नहीं हुआ, माल हमारे पास आया ही नहीं, या आउट ऑफ चार्ज भी हो गया 31 तारीख में, तब भी 31 तारीख में हमारे पास माल पहुंचा ही नहीं, लेकिन पेमेंट तो कर दिया है। तो जब हमारे पास माल रिसीव होगा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल चालू हो गया, कौन सा? 25-26 चालू हो गया, अप्रैल। तो हमने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ITC को क्लेम किया अपने 3B में, इंपोर्ट का ITC था, तो उस ITC को हम H1 में दिखा देंगे यहाँ, और इसको 13 नंबर वाली टेबल में दिखा देंगे। जो जैसे C में दिखाया 13 में दिखाया, उसी तरीके से इंपोर्ट का IGST जो है, जो H1 में दिखाएंगे उसको हम टेबल नंबर 13 में भी दिखा देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपका I में डिफरेंस G माइनस H माइनस H1 करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, बाकी सब ऑटो ड्राफ्टेड है। जो मेन अभी मैंने डिस्कस किया, ये इतनी वर्किंग आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है। अगर ये सारा डाटा एंट्री आप सही तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड मैच करके करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा चीज सही हो जाएगा। बाकी जो टोटल ITC जो लैब्स वगैरह होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जो मेन चीजें हमें करनी वर्किंग, ये चीज हमने कर दिया। GSTR 9 का टेबल नंबर 6 सही तरीके से वर्किंग किया, वहां से भी डाटा यहाँ देखो आ रहा ना जी, टेबल नंबर 6 से डाटा टेबल नंबर 8 में आ रहा है, तो टेबल नंबर 6 टेबल नंबर 8 को हम मैच कर लेंगे। देखो रिक्लेम वाला भी मैटर था, टेबल नंबर 6 में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, इससे पहले टेबल नंबर 6 को ही हमने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि टेबल नंबर 8 भी और टेबल नंबर 6 भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए GSTR 9 फाइल करना इतना आसान होता नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, टफ है।
और GSTR 9 को बेसिक से समझने के लिए चैनल पे हमारी वीडियो अपलोडेड है। एक घंटा से ज्यादा की वीडियो है। उसमें हमने एक ही वीडियो में हर एक टेबल को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है और बेसिक पॉइंट से यहां तक कि हमने इसमें बताया कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार कैसे करेंगे GSTR 9 फाइल करने के लिए, किस तरीके से वर्किंग करेंगे, पूरा डिटेल में। अब क्या है कि व्यूअर्स को ज्यादा लंबा वीडियो पसंद होता नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू नहीं देख सकते, तो हमने अभी एक एक टेबल को डिस्कस करना शुरू कर दिया। टेबल नंबर 6 डिस्कस कर लिया, टेबल नंबर 8 डिस्कस कर लिया, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 9, मतलब हर एक टेबल को एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।